हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ओके, इससे पहले जो है मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक बता दिया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मीनिंग होता है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फिनेंस की कॉस्ट निकालने की। तो वो वाली वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं डिस्कस हो चुकी हैं डिटेल में, तो आपको वो भी ज़रूर देखनी चाहिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, जिसमें हम रिडीमेबल डिबेंचर्स एज वेल एज इररिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट को कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं, इसको डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। देखो, एक्सटर्नल बोरोइंग्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट कन्फर ऑनरशिप टू द प्रोवाइडर्स ऑफ द फिनेंस। मान लो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने डिबेंचर्स परचेज किया है और डिबेंचर्स परचेज किया, इसके थ्रू फंड्स दिए हैं, किसको दिए हैं? ऑर्गेनाइजेशन को। तो उन लोगों के पास ऑनरशिप नहीं आती है। द प्रोवाइडर्स ऑफ द डेट फंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो प्रोवाइडर्स होते हैं डेट फंड के, वो क्या करते हैं? कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन बट इंजॉयज द चार्ज ऑन द प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। टैक्सेस डिडक्ट होने से पहले वाला जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, उस पे जो है उनको क्या मिलता है? चार्ज। यानी कि उन पे आपने सुना होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें से इंटरेस्ट को माइनस किया जाता है, फिर बाद में टैक्सेस, यानी कि इंटरेस्ट पहले दिया जाता है। लॉन्ग टर्म डेट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। यानी कि जो मैं लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रही हूँ, उसमें क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, कैपिटल फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, ये सब कुछ आएगा। ठीक है, तो हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं? डिबेंचर्स की। तो सबसे पहले आपको फीचर्स पता होने चाहिए कि डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स के क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है फेस वैल्यू। ठीक है, कि किसी भी डिबेंचर या बॉन्ड की फेस वैल्यू का क्या मीनिंग है? जो डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स होते हैं आर डिनोमिनेटेड विद सम वैल्यू, कोई वैल्यू होती है, वही डिनोमिनेटेड वैल्यू जो उसके ऊपर होती है उसकी फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी इशू 9% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, तो यहाँ पे फेस वैल्यू बोला ना 100 ईच, ये जो ₹100 है ये इसकी फेस वैल्यू है। और ध्यान रखना, हमेशा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट हमेशा डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% दिया हुआ है और फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो जो इंटरेस्ट जो 9% कैलकुलेट किया जाएगा वो इस फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये होती है फेस वैल्यू। दूसरा है इंटरेस्ट या फिर कूपन रेट। हर डिबेंचर या फिर ईच डिबेंचर बियर्स अ फिक्स इंटरेस्ट या कूपन रेट एक्सेप्ट जीरो कूपन बॉन्ड एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इनको छोड़ के, जो क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड अलग चीज़ है, इनको छोड़ के हर एक डिबेंचर के ऊपर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है और वही रेट अप्लाई किया जाता है टू द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, ध्यान रखना, जीरो कूपन बॉन्ड को छोड़ के और डीप डिस्काउंट बॉन्ड को छोड़ के हर एक डिबेंचर्स पे क्या किया जाता है? इंटरेस्ट रेट होता है और उसी इंटरेस्ट रेट से क्या किया जाता है? इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, विच इज पेएबल टू द होल्डर्स ऑफ द डिबेंचर्स पीरियोडिकली। ओके, नेक्स्ट फीचर है मैच्योरिटी पीरियड। डिबेंचर और बॉन्ड्स का एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है फॉर रिडेम्पशन। यानी कि देखो, एक रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब कि अब मान लो 5 साल के लिए हो गए, 5 साल बाद वो डिबेंचर्स रिडीम करने पड़ेंगे। रिडीमेबल यानी कि उनका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। जबकि हाउएवर इन केस ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स मैच्योरिटी पीरियड इज़ नॉट डिफाइंड। जो इररिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं उनके केस में मैच्योरिटी पीरियड डिफाइन नहीं होता है, इट इज़ टेकन एज इनफाइनाइट। इररिडीमेबल है ना, उल्टा हो गया रिडीमेबल का। फिर है रिडेम्पशन वैल्यू।
रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब जो रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं वो किस वैल्यू पे उनको रिडीम किया जाएगा। रिडीमेबल डिबेंचर और बॉन्ड्स आर रिडीम्ड ऑन इट्स स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट, जो भी हमने टाइम पीरियड डिसाइड किया है उसके बाद डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है। बेस्ड ऑन द डेट कन्वीनियंस द रिडेम्पशन वैल्यू इज डिटरमाइंड, ठीक है, रिडेम्पशन वैल्यू को डिसाइड किया जाता है और रिडेम्पशन वैल्यू में वेरी फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। मान लो कोई 100 रुपये का डिबेंचर है, जरूरी नहीं है कि वो 100 रुपये में ही रिडीम किया जाएगा, हो सकता है वो 105 में प्रीमियम पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि फेस वैल्यू पे ही हम उसको रिडीम करेंगे। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड। अब आपको मैंने पहले बताया टैक्स शील्ड का बेनिफिट कैसे मिलता है, सिंपल सी बात है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले इंटरेस्ट लेस किया जाता है, फिर जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स डिडक्ट किया जाता है। तो ये हमें जो इंटरेस्ट होता है एक टैक्स शील्ड देता है। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स आर अलाउड एज एक्सपेंसेस फॉर द पर्पज ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स डिटर्मिनेशन। यही मैंने आपको बताया कि जो पेमेंट इंटरेस्ट की जाती है उसको हम अलाउ किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है एज एक्सपेंसेस। हैंस इंटरेस्ट पेड टू द डिबेंचर होल्डर सेव द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं डिबेंचर होल्डर्स को वो कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी को बचाता है। सेविंग इन द टैक्स लाइबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज टैक्स शील्ड। जो सेविंग की है हमने टैक्स लाइबिलिटी में उसको हम लोग टैक्स शील्ड बोलते हैं। जो एग्जाम्पल दिया है नीचे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, द एग्जाम्पल गिवन अहेड, आगे जो एग्जाम्पल बताऊंगी विल शो यू हाउ इंटरेस्ट पेड बाय अ कंपनी रिड्यूसेस द टैक्स लाइबिलिटी। जो कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है, वो कैसे टैक्स लाइबिलिटी को जो है कम करता है, ठीक है। देखिए, देयर आर टू कंपनीज नेमली एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, दो हैं। द कैपिटल ऑफ द एक्स लिमिटेड इज फुली फाइनेंस्ड बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो कैपिटल एक्स लिमिटेड की है वो शेयर होल्डर्स ने फुली फिनेंस की है, जबकि वाई लिमिटेड ने डेट फंड को यूज़ किया है। देखो, एक्स में कोई डेट एलिमेंट नहीं है, वाई ने डेट फंड को यूज़ किया। तो जो बिलो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आपको दी हुई है दोनों कंपनीज की, एक्स लिमिटेड की भी और वाई लिमिटेड की भी, एक्स लिमिटेड की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100 है, 100 लाख है, और वाई की भी 100 है। लेकिन आपको क्या बोला हुआ है, नीचे देखेंगे यहाँ पे, इसमें आपको देखेंगे कि 40 लाख ना इंटरेस्ट दिया है। क्या दिया है, 40 लाख इंटरेस्ट दिया है, किसने, वाई ने, क्योंकि उनके पास डिबेंचर्स थे तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ा। अब आप ये देखो कि अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स कितनी हो जाती है, ये तो 100 की 100 रह जाएगी, ये 60 रह जाएगी। टैक्स रेट आपको 35% दिया हुआ है, तो टैक्स रेट काटेंगे, यहाँ पे 35 कटेगा, 100 का 35%। यहाँ पे देखो टैक्स सेविंग हो गई, यहाँ पे सिर्फ 21 लाख कट रहा है, यहाँ पे 35 लाख, यहाँ पे 21 लाख, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका ये आ गया। एक कंपैरिजन ऑफ टू कंपनी शोज दैट एन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ रुपीज ऑफ 40 लाख बाय द वाई लिमिटेड रिजल्ट इन टैक्स शील्ड ऑफ 14 लाख। 14 लाख की कैसे, 35 ये था, 21 ये है, 35 माइनस 21, 14 लाख कम पे करना पड़ा टैक्स वाई लिमिटेड को, ठीक है। Therefore the effective interest is 26 लाख ओनली। अब 26 लाख ओनली यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि वैसे तो हमें 40 लाख इंटरेस्ट पे करना पड़ा, लेकिन इस 40 लाख की वजह से हमें 14 लाख का हमें टैक्स कम पे करना पड़ा। तो 40 में से 14 गए, कितना होगा, 26 लाख। तो एक्चुअली में जो हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट पे किया है ना वो 26 लाख है। यही हमारी टैक्स सेविंग की, ये हमारा इंटरेस्ट पे की वजह से टैक्स शील्ड मिलती है हमें, ओके। उसके बाद देखिए, बेस्ड ऑन रिडेम्पशन यानी कि रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन मैच्योरिटी द डेट कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। वही मैंने आपको बताया, इररिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट। तो उसी की कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट और कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, ये हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स की हम बात करते हैं पहले। द डिबेंचर्स विच आर नॉट रिडीम्ड बाय द इशूअर ऑफ द डिबेंचर्स, यानी कि जो भी हम रिडीम नहीं करेंगे डिबेंचर्स, उनकी कॉस्ट निकालना क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स नॉट रिडीमेबल या फिर इररिडीमेबल डिबेंचर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इज कैलकुलेटेड, कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। केडी यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे आई क्या है,
यहाँ पे इंटरेस्ट है, एनपी क्या है, नेट प्रोसीड्स ऑफ डिबेंचर या फिर करंट मार्केट प्राइस। ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा कैसे कैसे मैं भी आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। और टी है यहाँ पे टैक्स रेट, ठीक है। हम कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे हैं आफ्टर टैक्स, ठीक है। आफ्टर टैक्स की हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अफेक्टिव इंटरेस्ट 26 लाख बन रहा था क्योंकि 14 लाख की हमारी सेविंग हुई थी टैक्स में, तो उसी टाइप से हम निकालेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, ओके। देखो नेट प्रोसीड्स यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है, नेट प्रोसीड्स मीन्स इशू प्राइस लेस इशू एक्सपेंसेस। जब आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं तब आपके जो कुछ इशूइंग खर्चे हैं, इशू करने के कुछ खर्चे आते हैं, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, वो लेस करने के बाद जो आपको इशू प्राइस होता है वो नेट प्रोसीड्स में आएगा। इफ़ इशू प्राइस इज़ नॉट गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दिया तो आप इसको इक्वल टू मानोगे करंट मार्केट प्राइस के। जैसे कि एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स के केस में अगर हमने करना है तो एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स की केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप करंट मार्केट प्राइस उसमें जो है यूज़ कर सकते हो। इफ़ इशू एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन, और अगर एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं तो सिंपली उनको ज़ीरो मानो। देखो इशू प्राइस अगर नहीं दिया है तो इसको हम करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग लेंगे, और इशू एक्सपेंसेस अगर हमें नहीं दिए तो हम उसको ज़ीरो मानेंगे। अब आपको एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ तब आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। 5 years ago, Sona Limited issued 12% irredeemable debentures at rupees 103। ठीक है, इसने क्या किए, इशू किए हैं 12% डिबेंचर्स, किस रेट पे, 103। ये इसकी क्या हो गई, फेस वैल्यू हो गई। फेस वैल्यू है ना, एट रुपीज़ 3, सॉरी फेस वैल्यू नहीं है ये, फेस वैल्यू तो पार वैल्यू 100 है, प्रीमियम पे इशू किए हैं, ठीक है। देखो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ, फेस वैल्यू इसकी 100 है, उसने प्रीमियम पे इशू किए हैं इसलिए ₹3 ऐड हो गया और 103 आ गई इसकी ये, ठीक है, जो नेट प्रोसीड्स हमें मिली है। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर्स इज ₹94। करेंट मार्केट प्राइस आपका 94 है। इफ द कंपनी पे टैक्स प्रोसीड्स एट पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट अ रेट ऑफ 35%, कैलकुलेटेड करेंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल, ठीक है। अब आपको ये देखिए यहाँ पे क्या आपको इशू प्राइस दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अगर क्वेश्चन में आपको करंट मार्केट प्राइस दे दिया गया है तो आपने समझ लेना आपने करंट मार्केट प्राइस को ही नेट प्रोसीड्स लेना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में आपको करंट मार्केट प्राइस दे दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग की बात हो रही है, तो आपने जो है करंट मार्केट प्राइस दे दिया गया है यहाँ पे, तो आपने जो है नेट प्रोसीड्स करंट मार्केट प्राइस को ही लेना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। आई आपका कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू पे 100 का है, 12% है, हम हमेशा 1 डिबेंचर के लिए निकालेंगे क्योंकि इजीली निकल आता है, ठीक है, एक डिबेंचर के अकॉर्डिंग। तो 100 का 12%, 12 यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया। नेट प्रोसीड्स मैंने आपको बोला करंट मार्केट प्राइस आपको लेना है तो वो 94 आ गया, और 1 माइनस टैक्स रेट 35% है, तो 35/100 0.35। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.08297, ये तो आएगा सिंपल। अगर परसेंट की फॉर्म में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 8.30% जो है ये बनेगा आपके पास, ठीक है। आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स की। रिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट को हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स विल बी कैलकुलेटेड एज, देखो यहाँ पे KD इज इक्वल टू I1 माइनस टी, यानी कि 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। अब ये आपका रिडीमेबल डिबेंचर्स है इसलिए इसमें रिडीमेबल वैल्यू को भी इंक्लूड किया गया है फॉर्मूले में। आई आपको पता है इंटरेस्ट पेमेंट। नेट प्रोसीड्स क्या है, नेट प्रोसीड्स है फ्रॉम डिबेंचर इन केस ऑफ न्यू इशू ऑफ डेट। मैंने आपको बताया अगर नेट प्रोसीड आप यूज़ करेंगे न्यू डेट के केस में, और करंट मार्केट प्राइस आप यूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग डेट में, जो आपने लास्ट एग्जांपल में किया। आरवी आपकी रिडम्पशन वैल्यू है डिबेंचर्स की, टी आपका टैक्स रेट दिया गया है एप्लीकेबल टू कंपनी, एन आपका रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है डिबेंचर्स की लाइफ, ठीक है।
तो ये आपको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगा, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो अबव फॉर्मूला हमने ये वाला डिस्कस किया, जो ये वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है to calculate cost of debt is used where only interest on debt is tax deductible। जहाँ पे सिर्फ interest on debt tax deductible है वहाँ पे। sometimes debt are issued at discount or redeemed at premium। कई बार हमने डेट को क्या करा होता है, डिस्काउंट पे इशू किया गया है या फिर उसको रिडीम किया जाता है प्रीमियम पे। और अगर डिस्काउंट जो इशू पे किया है, इशू पे जो डिस्काउंट है या फिर प्रीमियम और पे जो रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम पे किया है, अगर वो भी टैक्स डिडक्टिबल है तो ओवरऑल पे 1 - टैक्स अप्लाई होगा, क्योंकि खाली इंटरेस्ट पे नहीं टैक्स 1 - टी होगा, ओवरऑल फार्मूला पे, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन या फिर डिस्काउंट ऑन इशू वो भी हमारे, अगर आपने माना है कि टैक्स डिडक्टिबल हैं तो ओवरऑल पे होएगा। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, आई प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 और होल 1 - टैक्स रेट, क्योंकि सब पे भी टैक्स वाली चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। अबव फार्मूलाज, जो ये फार्मूलाज हैं, गिव अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। ये वाला जो अप्रॉक्सीमेशन वाले फार्मूला है ध्यान रखना, ठीक है। इन दिस फार्मूलाज हायर द डिफरेंस बिटवीन आर वी एंड एन पी लोअर द एक्यूरेसी ऑफ आंसर। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा आर वी और एन पी में उतना ही हमारे आंसर की एक्यूरेसी कम होगी, ठीक है। तो अब हमें ये फार्मूला नहीं यूज़ करने हैं अगर आर वी और एन पी के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, बट आपको फार्मूला ज़रूरी है। तो एक सिंपल थियोरटिकल बात हो गई, बट आपको जो है फार्मूला ज़रूर पता होने चाहिए कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट, ठीक है। रिडीमेबल डिबेंचर्स ये वाले जो अभी हमने करा है, ये वाला मेन फार्मूला है, हमारा मेन फार्मूला ये है। बट अगर ये भी हो हमारे पास दिस वन जो मैंने आपको कंडीशन बताई है, तो आप ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे हैं। अब आपको कट करके दिखाती हूँ मैं एक एग्जांपल। एक कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच हमारी 100 फेस वैल्यू, 10% इंटरेस्ट रेट एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम पे हमने क्या किया है, उसको इशू किया, ध्यान रखना, प्रीमियम पे हमने इसको इशू किया है ऑन 1/4/2017 टू बी मेच्योर्ड ऑन 1/4/2022। यानी कि 5 सालों का हो गया उसका, ठीक है, 5 सालों का हो गया। अब आपने पहली बार इशू किए हैं 1/4/2017 को। जो डिबेंचर्स है 1/4/2022 को मैच्योर होंगे उस टाइम पे। अब आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालनी है एज्यूमिंग 35% एज टैक्स रेट, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, क्या फॉर्मूला होगा, ये रिडीमेबल डिबेंचर का केस है, आई 1 - टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आई क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 100 पे 10% 10 रुपीज़ हो गया। नेट प्रोसीड्स क्या आई हमारे पास, हमने 10% प्रीमियम पे किए थे, तो 100 का 10% 10 हो गया, 100 + 10 यानी कि 110 पे नेट प्रोसीड्स यहाँ पे ये मानी जाएगी, क्योंकि नए डिबेंचर्स का केस है, नेट प्रोसीड्स ये लेंगे हम। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी दी हुई है, अब आपको बोला, सिंपल आपको बोला है कि डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, आपको ये तो नहीं बोला प्रीमियम पे, तो हम फेस वैल्यू पे ही मानेंगे, 100 पे ही। पीरियड कितना है, 5 ईयर्स है, देखो आप यहाँ से यहाँ 5 साल है। टैक्स रेट 35% या फिर 0.35 भी लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट 10 1 - 0.35 रिडीमेबल वैल्यू 100 नेट प्रोसीड्स 110 डिवाइडेड बाय एन, यानी कि कितने मैच्योरिटी पीरियड है आपका, कितने साल रह गए 5, और 100 + 110 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 4.28% कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल इसकी आ जाएगी कॉस्ट, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट में हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।